जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेटों के बारे में बताऊंगा, जिनमें इंडिया के पहले सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर MS-60R के फर्स्ट फ्लाइट से शुरू करके इंडिया द्वारा डेवलप किए जाने वाले हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकलों के आने वाले समय के कुछ टेस्ट तक शामिल है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के डेट ट्रैप के नीति का अब असल चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है और कैसे चाइना श्रीलंका का इस्तेमाल अपने परमाणु शक्ति को मजबूत करने के लिए कर रहा है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों मंगलवार के दिन अमेरिका की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अमेरिकी नेवल एयर सिस्टम कमांड के द्वारा इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले MS-60R एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों का मीडियन फ्लाइट किया गया। इवन नेव एयर नामक एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा भी जानकारी दिया गया है कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट था ये असल में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के टेस्ट फैसिलिटी में किया गया है, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट के वोविगो शहर में है। दोस्तों इंडिया द्वारा असल में अमेरिका से ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों को परचेज किया जा रहा है, जिसे लेके पिछले साल के फरवरी महीने में जब अमेरिकी पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरा था तब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर भी हुआ था। इवन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद पिछले साल नेवी डे के मौके में अमेरिका द्वारा भारत के लिए निर्माण किए जाने वाले MS-60 हेलीकॉप्टर में भारत के मार्किंग के साथ कुछ फोटो को भी पब्लिश किया गया था। दोस्तों अमेरिका की तरफ से लॉकहीड मार्टिन को यह भी अनुमति दिया गया है कि भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के लिए बनाए जाने वाले 3 हेलीकॉप्टरों को भारत के लिए मॉडिफाई करके भारत को सप्लाई कर सकता है। दोस्तों इसके पीछे असल मकसद दोनों देशों का ही आवश्यकताएं है, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर जिस तरीके से चाइना अपने कदम को जमाने का प्रयास कर रहा है उसे काउंटर करने के लिए एक तरफ जहां पे भारत प्रयास कर रहा है तो अमेरिका भी भारत को मदद करना चाहता है और संभावित इसी मदद के प्रयास में ही अमेरिका अपने लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को जल्द से जल्द भारत के मुताबिक मॉडिफाई करते हुए सप्लाई भी करना चाहता है। इवन दोस्तों अभी से संभावनाएं तो ये भी लगाया जा रहा है कि जुलाई एंड तक शायद भारत को ऐसे हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी भी मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों ये जो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर है ये असल में एक एंटी सबमरीन एंटी सरफेस हेलीकॉप्टर है, जिसे यूएस के सबसे प्रमुख ऐसे रोल के हेलीकॉप्टर माना जाता है। जबकि इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट और कार्गो ट्रांसपोर्ट में भी किया जा सकता है और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सुकोस्की ब्लैक हॉक डिवीजन के द्वारा बनाया हुआ ये सबसे आधुनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के वर्जन है, जिसे टोटली नेवी के रोल के लिए डिजाइन किया गया है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इन हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल अमेरिका के अलावा रॉयल डेनिश नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और सऊदी अरेबिया के एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। जबकि इसके अलावा ग्रीस और साउथ कोरिया की तरफ से भी ऐसे हेलीकॉप्टरों को परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है। दोस्तों ये सीकिंग हेलीकॉप्टरों के बाद इंडिया द्वारा परचेज किए जाने वाले ऐसा दूसरा हैवी ड्यूटी एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है जिसका ओरिजिन किसी वेस्टर्न देश में हुआ हो, और इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इंडिया द्वारा टोटली सीकिंग हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ जहां पे ऐसे सिर्फ 24 हेलीकॉप्टरों को परचेज करने का बात कहा जा रहा है तो वहीं पे कई जगहों में यह भी चर्चा में है कि भारत को ऐसा 100 से अधिक हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है और संभावित आने वाले समय में भारत ऐसे हैवी ड्यूटी एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों को लेके एक बहुत बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ सकता है। अब इन प्लानों में वेस्टर्न कंट्रियों से हेलीकॉप्टरों को परचेज करना है या फिर स्वदेशी निर्मित प्लेटफॉर्मों को ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों में तब्दील करना है, ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं DRDO निर्मित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के फ्यूचर टेस्ट के बारे में। आप सब लोगों को पिछले साल के इन व्हीकलों का परीक्षण के बारे में तो पता ही होगा, पर माना जा रहा है कि इस साल भी व्हीकलों का एक परीक्षण किया जाएगा जो पिछले साल के परीक्षण की तुलना में 2 कदम आगे होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से इन व्हीकलों का एक लंबे दूरी का परीक्षण का तैयारी किया जा रहा है, जबकि पिछले साल जो व्हीकलों का परीक्षण हुआ था वो सिर्फ 20 सेकंड का ही ड्यूरेशन रखा था और 40 किलोमीटर तक व्हीकलों को ट्रैवल कराया गया था। पर माना जा रहा है कि इस साल जो परीक्षण होगा वो संभावित 12 मिनट तक लगातार फ्लाई का होगा, जिनमें व्हीकल मार्क 6 की रफ्तार से ट्रैवल करेगा, मतलब पर सेकंड में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और संभावित ये 1500 किलोमीटर के रेंज को कवर करने का ही एक परीक्षण हो सकता है। दोस्तों फिलहाल इंडिया के प्लान के मुताबिक आने वाले 5 सालों के अंदर इन हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के तहत बनाए जाने वाले हथियारों के प्लेटफॉर्म को फुल्ली तैयार कर लिया जाए और इसके ही बेस पे इंडियन नेवी के लिए एक हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का भी डेवलप किया जाए। माना तो यह भी जा रहा है कि 5 साल के अंदर संभावित इसके बल्क प्रोडक्शन भी शुरू हो ताकि इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और साथ में हाइपरसोनिक रेस में जिस तरीके से अन्य देश आगे बढ़ रहा है भारत भी इस रेस में अपने आप को उन देशों के बराबर ला पाए। दोस्तों ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या फिर HSTTDV है, ये असल में टोटली स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक रफ्तार वाला एक ऐसा अनमैन्ड व्हीकल है जो बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सके। इवन इस तरीके के इक्विपमेंटों का खाली मिलिट्री यूज नहीं बल्कि इसे डुअल यूज इक्विपमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक तरफ जहां पे हथियारों में हो सकता है तो वहीं पे जो स्पेस शटल लॉन्च करने वाले व्हीकल है उसमें बूस्टर के रूप में भी किया जा सकता है। दोस्तों भारत के ये जो हाइपरसोनिक
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है, इसका पहला परीक्षण ओडिशा के बालासोर में स्थित कोस्ट से 2019 में किया गया था और वो परीक्षण एक तरीके से पार्शियली सक्सेस था, जबकि पिछले साल जो परीक्षण किया गया उसे एक टोटल सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है और इसी वजह से इस साल के एक बड़े परीक्षण का तैयारी भी किया जा रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के डेवलपमेंट के साथ साथ हम हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ भी एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे और साथ में अपना खुद का हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। दोस्तों अब चलिए जानते हैं किस तरीके से चाइना द्वारा अपने डेड ट्रैप के नीति का इस्तेमाल करते हुए अपने परमाणु हथियारों के आर्सेनल को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना डेवलपमेंट के नाम पे श्रीलंका के अंदर किस तरीके से अपने कर्जे के जाल को बिछाया और किस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए अपने अधीन कर लिया। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन श्रीलंका के अथॉरिटी के द्वारा एक ऐसे जहाज को श्रीलंका से बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया जो चाइना के लिए परमाणु इक्विपमेंटों को कैरी कर रहा था। खबर में यह भी बताया गया कि जहाज असल में एंटीगुए के नाम पे रजिस्टर्ड था और श्रीलंका में प्रवेश करने से पहले जहाज द्वारा यह डिक्लेयर नहीं किया गया था कि जहाज के अंदर इस तरीके के रेडियो एक्टिव मटेरियल कैरी किया जा रहा था। श्रीलंका के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी काउंसिल के द्वारा मंगलवार के रात में ही जहाज को चाइना के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले हम्बनटोटा पोर्ट से बाहर निकलने जाने के लिए बता दिया गया था और यह भी बताया गया था कि जहाज में असल में जो मटेरियल था वो यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड था। इवन दोस्तों श्रीलंका के अथॉरिटी के द्वारा सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जहाज द्वारा क्यों ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि जहाज के अंदर क्या कैरी किया जा रहा था। यहाँ पे जो यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड का बात कहा जा रहा है वो असल में ऐसा मटेरियल है जो यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल होता है और एनरिच यूरेनियम परमाणु शक्ति को पैदा करने के लिए रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है या फिर परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों इस घटना के बाद श्रीलंका के अंदर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी आवाज बुलंद किया गया और घटना के बारे में जानकारी मांगा गया है। इवन ऑपोजिशन के अलावा अन्य कुछ ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से भी चाइना के इस तरीके के मनमानियों को लेकर अब श्रीलंका के अंदर चर्चा शुरू हो चुका है और साथ में सवाल ये भी उठ रहा है कि ये एक तरीके से चाइना द्वारा श्रीलंका के सॉवरेनिटी को वायलेशन करना था। दोस्तों ये जो हम्बनटोटा पोर्ट में जहाज को लाया गया था, जहाज फिलहाल चाइना के अधीन में है। आपको जान के हैरानी होगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा अपने ऋण के जाल को बिछाते हुए श्रीलंका के इस पोर्ट को 99 साल के लिए हथिया लिया गया। चाइना विकास के नाम पे श्रीलंका के अंदर कुछ प्रोजेक्टों को रन कर रहा था जिसे चाइना द्वारा फंड भी किया जा रहा था और इसे एक तरीके से चाइना के कर्ज के रूप में भी दिखाया गया। और दोस्तों चाइना ये जो डेवलपमेंट के काम ये असल में किसी देश के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के फायदे के लिए आगे बढ़ा रहा था और काम समाप्त होने के बाद जब ये पोर्ट कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं रखा, मतलब पोर्ट के द्वारा जब कोई अर्निंग नहीं हुआ तो श्रीलंका चाइना से लिया हुआ कर्ज को वापस नहीं कर पाया और इस मौके का फायदा उठा के 2017 में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर चाइना द्वारा 99 साल का कब्जा कर लिया गया। एक तरीके से चाइना अब इस पोर्ट का इस्तेमाल अपने ही मकसदों को पूरा करने के लिए करेगा और ये इंडियन ओशन के अंदर चाइना का सबसे पहला कदम भी माना जा रहा था। इवन दोस्तों 4 साल भी नहीं गुजर पाया, चाइना का असल मकसद उससे पहले ही सामने आ चुका है। चाइना किस तरीके से ऐसे पोर्टों का इस्तेमाल करते हुए अपने परमाणु शक्ति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और किस तरीके से पोर्ट के अंदर लीज के नाम पे अन्य देशों के सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में घटे ये घटना है। इवन चाइना के ऐसे फंडेड प्रोजेक्ट कई सारे अन्य देशों के अंदर भी चल रहा है जिसे लेके अब उन देशों के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है कि चाइना का ये फंडेड प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं। इवन चाइना उन प्रोजेक्टों के द्वारा भी उन देशों के हिस्सों के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा ऑलरेडी बना चुका है जिनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सीपैक के नाम पे पाकिस्तान के अंदर चाइना द्वारा जो फंडेड प्रोजेक्टों को रन किया जा रहा है उनमें ज्यादातर चाइना ही फायदा उठा रहा है, खास करके मटेरियल के सप्लाई से लेके लेबर और हर तरीके के सप्लाई में। और इसे एक तरफ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ चाइना इसे लोन के रूप में ही देख रहा है। दोस्तों हाल ही में आप लोग खबर में ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से ग्वादर पोर्ट के नजदीक चाइना के लिए फेंसिंग करते हुए एक एरिया को आवंटन किया जा रहा है और ये एक साफ संकेत है कि चाइना के लोन के वापसी के रूप में अब पाकिस्तान चाइना को ग्वादर के एरिया सौंपने जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।